अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की है। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने को लेकर दिल्ली में हुए कार्यक्रम को फोन पर संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी के बड़े फैन हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के बयानों से दोनों देशों के रिश्तों की टेंशन, टैरिफ के बाद बिगड़ा बैलेंस और रूसी तेल को लेकर अमेरिका प्रतिबंधों के बीच ट्रंप की ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत जब भी चाहे अमेरिका और वो खुद साथ खड़े रहेंगे। ट्रंप ने कहा भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। दोनों देश एक दूसरे को बेहद करीब हैं और भारत जो कुछ भी चाहता है वो सब मिल सकता है। इसी इवेंट में मार्को रूबियो के लिए मैसेज देते वक्त ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा कि वो ठीक से अमेरिका की बातों को रखें। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के फोन कॉल पर ट्रंप ने बार बार यह दोहराया कि मोदी महान है, वो मेरे दोस्त हैं, उन्हें मेरी तरफ से नमस्ते कहिए। You make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. ट्रंप का दोस्ती राग, पीएम मोदी को बताया महान। I'm a big fan of Prime Minister Modi. ट्रेड डील पर मुहर बाकी, ट्रंप ने दिया भारत को भरोसा। Can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की। पीएम मोदी को महान बताया, खुद पर भरोसा करने की अपील की। यह सब दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, जहां अमेरिकी लोकतंत्र के 200 साल पूरा होने का जश्न चल रहा था। इवेंट में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर मौजूद थे। गीत संगीत के बीच जब सर्जियो गोर भाषण देने आए तो सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर बात की और फोन के जरिए मैसेज वहां मौजूद लोगों को सुनाया। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को बार बार महान बताया। I just got a call from a special guest who's on the line. Can you hear us, Mr. President? I can hear you. I love India. I love India. So I know you're there, and I hope you make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants to get. And I'm a big fan of Prime Minister Modi. ट्रंप ने केवल एक या दो बार मोदी की तारीफ नहीं की। इसी फोन कॉल के बीच में जब सर्जियो गोर ने मार्को रूबियो को मैसेज देने के बारे में पूछा तो ट्रंप ने मार्को की जमकर तारीफ की और उन्हें पीएम मोदी को नमस्ते कहने के लिए कहा। He's going down as the greatest Secretary of State in the history of the U.S. and it's good. Well, you have some big ones there. When you have Marco, Sergio, when you have Marco, you're getting the big stuff. That's big. That's very good. Well, Marco, go have a good time. I know you're going to represent us well, and everybody enjoy your evening. And it's an honor to talk and say hello to Prime Minister Modi. And let him know I'm a big fan. Thank you, sir. Have a great day. Thank you. We appreciate you. Thank you. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं। मिडिल ईस्ट टेंशन, ट्रंप का ऐसा चीन दौरा जिसमें एक भी डील साइन नहीं हो पाई और ट्रंप द्वारा थोपे गए टैरिफ, साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई दूरी के बीच रूबियो का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे पर रूबियो ने पीएम मोदी से मुलाकात करके उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया।
अब अमेरिका फिर यह संकेत दे रहा है कि वो भारत को सिर्फ एक सामान्य दोस्त नहीं बल्कि एशिया में अपना बड़ा रणनीतिक साझेदार मानता है। चीन, इंडो पैसिफिक सुरक्षा, व्यापार और एनर्जी के मुद्दों पर रूबियो के इस दौरे के पीछे कई संकेत हैं। पहला है भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करना। हाल ही में टैरिफ, रूसी तेल और कुछ कूटनीतिक मुद्दों से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। रूबियो का दौरा उस भरोसे में आई कमी की भरपाई करने की कोशिश है। दूसरा है चीन को बैलेंस करने की रणनीति। अमेरिका चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक में उसका मजबूत पार्टनर बने, इसी वजह से क्वाड पर जोर दिया जा रहा है। तीसरा है रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग। रूबियो के दिल्ली दौरे के दौरान हुई बातचीत में रक्षा सहयोग, एआई, सेमीकंडक्टर, एडवांस टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया मॉडल पर जोर दिया गया। चौथा है ऊर्जा और रूसी तेल का मुद्दा। अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल न खरीदकर अमेरिका से तेल खरीदे। ईरान और होर्मुज संकट की वजह से यह मुद्दा बड़ा बना हुआ है। पांचवा है पाकिस्तान और रीजनल पावर पॉलिटिक्स। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिका भारत को भरोसा दिलाना चाहता है कि वो भारत को एक बड़ा रणनीतिक साझेदार मानता है। छठा और बहुत जरूरी है ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री को आगे बढ़ाना। मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया। इससे संकेत मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तर पर भारत से करीबी बनाए रखना चाहते हैं। We know that so much of what we've achieved in our history has been built in partnership with other countries around the world with which we share so much. And one of those relationships that I'm so excited about going into the 21st century, given the challenges and the opportunities of this new era, is India. It's one of those countries that I know that we have this very valuable strategic partnership with, and we share so many values and so many common interests. I want you to know that part of my visit here is also to reinforce how important this relationship is, how exciting it is, and how many opportunities we have to do things together. If I think about all of the key issues and all of the key opportunities of the modern economy, India and the United States together are perfectly positioned to work together on these issues to achieve a better life for the people of the United States, for the people of India, and frankly for the people of other countries working together as well. रविवार शाम मार्को रूबियो ने दिल्ली में एनएसए अजित डोवल से भी मुलाकात की। डोवल और रूबियो के बीच वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके साथ ही डिफेंस, सुरक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध धर्मांतरण करवाने वालों को दो टूक चेतावनी दी। दिल्ली में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम के दौरान अमित शाह ने कहा कि लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन अगर करवाता है तो ये ठीक नहीं है। हमारा जो धर्म है इसकी रक्षा करना हमारा संकल्प है। संविधान ने हर इंसान को अपने मूल धर्म में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। इसके साथ ही यूसीसी को लेकर भी गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि देश के किसी भी जनजातीय समुदाय पर यूसीसी कानून लागू नहीं होगा। अगर दुनिया में कोई ऐसा मॉडल है जो सबसे ज्यादा टिकाऊ है तो वो हमारे जनजातीय समुदायों द्वारा बनाया गया ये मॉडल है। भगवान बिरसा मुंडा की। अमित शाह की दो टूक, जनजातियों पर यूसीसी लागू नहीं। सभी जनजाति समाज को यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं। लोभ, लालच या जबरन नहीं करा सकता धर्म परिवर्तन। और नरेंद्र मोदी जी ने उसको जनजातियों को मिलेगा पूरा सम्मान, अमित शाह ने दी गारंटी। देश में जनजातीय समुदाय के बीच यूसीसी को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों को दो टूक जवाब दिया है। अमित शाह ने साफ कर दिया कि देश में जितनी भी जनजातियां हैं उन पर यूसीसी कानून लागू नहीं होता। जनजातियों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं।
दिल्ली में हुए जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उस आरोप की भी हवा निकाल दी जिसमें विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यूसीसी लागू होने से जनजातीय समुदाय के लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। अमित शाह ने साफ कर दिया कि अब देश में किसी जनजातीय समुदाय के लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि जिन राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा वहां विशेष कानून बनाकर जनजातियों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। 2 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है। गुजरात और उत्तराखंड और स्पेशल प्रावधान कर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। और ये संदेश लेकर आप गांव-गांव में जाइए, आपके अंचलों में जाइए, पहाड़ों पर जाइए, वन में जाइए और सभी जनजाति समाज को जागरूक करिए कि हम यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक 2 राज्यों गुजरात और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। यहाँ जनजातीय समुदाय को इस कानून से अलग रखा गया है। जल्द ही असम और पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी कानून लागू होगा। यहाँ भी जनजातीय समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। वहीं नक्सलवाद पर प्रहार करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। अब जनजातीय समुदाय को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, अभी अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 दशक पुरानी नक्सल समस्या का संपूर्ण खात्मा हुआ है। मैं आज इस जनजाति समारोह में, जनजातियों के कुंभ में गर्व से कह सकता हूं कि आज हमारा देश नक्सल समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया है। और ये जो लोग वनवासी समाज का, जनजातियों का विकास रोककर बैठे थे, 40,000 से ज्यादा जनजातीय लोगों का हत्या किया गया, मारे गए, वो समस्या हम पूर्ण रूप से मुक्त करें। जनजातीय समुदाय के बीच में फैले अवैध धर्मांतरण पर भी अमित शाह ने सीधा प्रहार किया। गृह मंत्री ने कहा कि कोई भी लोभ, लालच, जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। हमारा जो भी धर्म है हम उसकी रक्षा करेंगे। वनवासी प्रकृति की पूजा करते हैं और यही प्रकृति की पूजा हम सभी को सनातन से जोड़ती है। कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है, वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन यापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं। और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है, इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है। और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। अगर दुनिया का सबसे टिकाऊ मॉडल है तो वो आदिवासियों का बनाया मॉडल है। मोदी सरकार अब इसी मॉडल को मजबूत करने में लगी है, क्योंकि आदिवासियों के बिना किसी लिखे हुए नियमों के विविधता में एकता और एकता में विविधता का मंत्र ही मूल है। माता की, भगवान बिरसा मुंडा की।
बकरीद और बड़ा मंगल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह मुख्य रूप से मौजूद रहे। इनके अलावा डीजीपी राजीव कृष्णा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और जिलों के डीएम, कमिश्नर, एसपी और आईजी बैठक में जुड़े। बैठक में सीएम योगी ने मौजूदा कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही आने वाले त्योहारों को लेकर निर्देश भी दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर पुलिस अफसरों और डीएम को आदेश भी दिया कि बकरीद के दिन किसी भी हालत में खुले में नमाज ना हो, नमाज मस्जिद परिसर में ही पढ़ी जाए। कुर्बानी भी खुले में नहीं होनी चाहिए, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। बकरीद का त्यौहार पुरानी परंपरा से मनाया जाए। इसके साथ सीएम ने साफ किया कि साफ सफाई भी पूरी तरह से रखी जाए, कुर्बानी के बाद गंदगी न फैले, साथ ही हुड़दंगियों पर खास नजर रखी जाए। ईदगाहों पर पुलिस फोर्स तैनात रहे। तो बकरीद और बड़ा मंगल को लेकर के सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया एक समीक्षा बैठक के बाद कि बड़ा मंगल को लेकर के खास सतर्कता बरती जाए और बकरीद को लेकर के भी पूरे यूपी में खास तौर से सतर्कता बरती जाए। कुर्बानी के लिए वो जानवर कुर्बानी नहीं दी जा सकती जो प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा कुर्बानी के बाद का जो वेस्ट है वो भी इधर उधर ना फेंका जाए, उसका भी सही इंतजाम किया जाए और नमाज खुले में ना हो, मस्जिद के प्रेमाइसेस में नमाज हो। बकरीद से पहले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने बड़ा बयान दिया। नीतेश राणे ने पुलिस वालों से कहा कि पुलिस भगवाधारियों पर ध्यान देने के बजाय सरकारी आदेश पढ़े, आदेश का पालन करवाए, अच्छी जगह पर पोस्टिंग मिलेगी। 2 दिवसा अगोदर गौवंश हत्या संदर्भात अजून कडक आम्ही लोकांनी परिपत्रक काढलेलं आहे। प्रत्येक पोलीस स्टेशनकडे आलं, पोलिसांनी थोडा आमच्या भगवादारांकडे लक्ष दिल्यापेक्षा थोडा जीआर वाचा, जीआरची अंमलबजावणीवर लक्ष द्या, आपल्यासाठी चांगलं आहे, चांगल्या जागी पोस्टिंग मिळेल, आहे की नाही, त्याच्यावर लक्ष द्यायचं। 2-3 त्यांचे कार्यक्रम करायचे, मग आमच्या अभिनंदनाचे फोन येणार, चांगले येणार की बाबा चांगलं काम केलं। आमच्या गौमाताला सुरक्षित ठेवणारा जो पोलीस अधिकारी असेल त्याला ना नरेंद्र मोदी साहेब आणि देवेंद्रजी फडणवीस कडून अगर मी सत्कार करावला ना तर नावाचं नितेश राणे नाही, मी सांगून। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल के दामों में 2 रुपए 61 पैसे पर लीटर का इजाफा कर दिया गया। 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। डीजल के दाम में 2 रुपए 71 पैसे पर लीटर का इजाफा किया गया है। तो एक हफ्ते में जहां 5 रुपए बढ़े, तो एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल के दामों में 2 रुपए 61 पैसे की बढ़ोतरी की गई। वहीं 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल महंगा हुआ है। डीजल के दाम की बात करें तो डीजल के दाम में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर लगे हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 5 रुपए बढ़े थे, तो वहीं अब 2 रुपए 71 पैसे डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। तो वहीं पेट्रोल के दामों की बात करें तो 2 रुपए 61 पैसे का इजाफा पेट्रोल के दामों पर हुआ है। तो पिछले 10 दिनों के अंदर ये इजाफा फिर से हुआ, 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल पर और चौथी बार ये इजाफा किया गया 2 रुपए 71 पैसे डीजल के दामों में। डीजल की खपत इस मौसम में काफी होती है, खासतौर से एग्रीकल्चरल यूज के लिए, कृषि यूज के लिए बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल इस मौसम में होता है, क्योंकि किसान खेतों में हैं, फसलें लगाई जा रही हैं और ऐसे में जगह जगह से हमें खबरें मिल रही हैं कि डीजल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और कई पेट्रोल पंपों पर डीजल की मांग पहले से बढ़ी है। और इस बीच पेट्रोल और डीजल दोनों चीज़ों के दाम एक बार फिर से बढ़ाए गए। 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, जबकि डीजल की कीमत 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई। यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से हाहाकार मचा है। राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर, बांदा, बरेली, मेरठ, अलीगढ़, चंदौली समेत 26 से ज्यादा शहर और ग्रामीण इलाके बिजली संकट से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पावर कट और लो वोल्टेज और ट्रिपिंग से लोग बेहाल हैं। लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। लोगों का सब्र अब जवाब भी दे रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती के संकट से निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान ली और रविवार को सीएम योगी ने बिजली विभाग के अफसरों और ऊर्जा मंत्री के शर्मा के साथ बैठक की।
इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई की जाए। साथ ही लोगों की शिकायतों का भी तुरंत समाधान किया जाए। सीएम योगी के आदेश के बाद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा मैदान में आए। उन्होंने लखनऊ में 1912 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। साथ ही शिकायत करने वाले लोगों से सीधे बात की, समस्याओं को जल्द ठीक करने का भरोसा भी दिया। जी, क्या आपकी शिकायत थी भैया बिजली से संबंधित? सर उसका सोना के लिए ट्रांसफार्मर है, उससे 25 ठीक है, ठीक है। और लोड नहीं ले रहा था, रात 11 साढ़े 11 तक हो जाता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसका लोड बढ़ा दिया जाए। वहाँ 2 साल फोन करना हो रहा है, 2 साल फोन नहीं उठा रहे हैं। फोन नहीं उठा रहे, अच्छा। पूरा मोहल्ला से परेशान है। आपने कब किया शिकायत? हमने शिकायत और लोगों ने पहले किया था, हमने भी कल शिकायत किया है। ठीक है, ठीक है। पहले से कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट की हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, 10 दिन चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 61 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल की बात करें तो डीजल के दाम में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से अब दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर मिलेगा और वहीं डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 10 दिनों के अंदर चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे का इजाफा, तो डीजल की कीमत में 2 रुपए 71 पैसे बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो अब आपको पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल के लिए 102 रुपए 12 पैसे खर्च करने पड़ेंगे और डीजल के लिए 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। मतलब ये कि 10 दिनों के अंदर चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि क्रूड ऑयल की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ जो पहले कंपनियां जिसे वहन कर रही थी, जिसे लेकर का बार बार कहा जा रहा था कि कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है, अब वो दबाव वहां से रिलीज हो रहा है और आम जनता की जेब पर वो दबाव रिलीज करके डाला जा रहा है। और ये चौथी बार इजाफा हुआ है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल में और 2 रुपए 71 पैसे डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है। अब इसका सीधा असर सिर्फ गाड़ियों की टंकी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि अब सब्जियों, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीजों और साथ ही रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनकी कीमतों में भी पड़ेगा, क्योंकि अब जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके दाम भी बढ़ेंगे। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अगर आप दिल्ली में हैं तो पेट्रोल भरवाना आज से थोड़ा और महंगा हो गया। पेट्रोल के लिए अब आपको 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर एक्स्ट्रा अदा करने पड़ेंगे। यानी 1 लीटर पेट्रोल अगर आपने लिया तो 102 रुपए से ज्यादा 1 लीटर के लिए आपको अदा करने होंगे, जबकि डीजल खरीदने के लिए 95 रुपए से ज्यादा 1 लीटर के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे। पिछले 10 दिनों के अंदर यह चौथी बार है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मतलब सीधे सीधे हर एक चीज पर इसका इंपैक्ट आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हर एक चीज पर इसका असर आप देखेंगे। हर एक चीज थोड़ी थोड़ी सी महंगी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो खर्च बढ़ेगा वो खर्च डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है। और जिस तरीके के हालात हैं अभी पेट्रोल डीजल को लेकर के इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो कीमत है उसे देखते हुए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इन कीमतों में अभी और इजाफा मुमकिन है। मतलब ये कि अभी और बढ़ोतरी की जा सकती है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। तो पश्चिम एशिया में तनाव, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और आयात लागत को लेकर जो बातें चल रही थी उसी की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 5 रुपए पेट्रोल और डीजल में बढ़े थे, तो वहीं अब 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल में, तो वहीं डीजल में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसका असर न सिर्फ पेट्रोल की टंकी पर पड़ेगा, बल्कि अब रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन पर भी असर पड़ने वाला है।
और अब बड़ी खबर अंबाला से, जहां मिट्टी के पैसों के विवाद में एक शख्स ने अपने ही परिवार के 3 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और एक महिला अभी घायल है। वारदात अंबाला के शहजादपुर इलाके के गांव बिजपड़ी में हुई, जब मिट्टी खनन के ठेके के विवाद में पोते अभिषेक ने अपनी दादी इसरो देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग में उसका भाई संदीप, चाचा महेंद्र और चाची सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को पहले नारायणगढ़ अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर 32 अस्पताल में रेफर किया गया। इलाज के दौरान रविवार को चाचा महेंद्र और आरोपी के बड़े भाई संदीप की भी मौत हो गई। आंख के पास गोली लगने से घायल उसकी चाची सुनीता का भी इलाज जारी है। इस ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस की टीम आरोपी को तलाश करने में लगी है। फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी उस वक्त तक फरार हो चुका था। पुलिस के मुताबिक गोलियां लगने से दादी इसरो देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी। चाची सुनीता और चाचा महेंद्र और भाई संदीप गंभीर रूप से घायल थे। पुलिस की जांच में पता चला कि गांव में 2 किला जमीन से मिट्टी निकालने का ठेका चल रहा था। इसी ठेके में हिस्सेदारी मांगने को लेकर परिवार के बीच कुछ वक्त से विवाद था। शनिवार देर शाम इसी बात को लेकर एक बार फिर से कुछ बहस हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि अभिषेक गुस्से में आ गया और उसने अपने पास मौजूद पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी। अभिषेक ने अपनी दादी पर गोली चलाई। गोली लगते ही उसकी दादी, बुजुर्ग महिला गिर गई और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद बीच बचाव करने आए बड़े भाई संदीप और इसके अलावा चाचा चाची पर भी उसने गोलियां चलाई और उसके बाद मौके से फरार हुआ। अभिषेक नाम के लड़के ने अपने बड़े भाई संदीप, अपने चाचा महेंद्र, अपनी चाची सुनीता व अपनी दादी इसरो देवी को गोली मार दी है और मौका से भाग गया है। जो इसरो देवी की मौका पर मौत हो गई थी, बाकी तीनों को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल शहजादपुर लेके चले गए थे। वहां से डॉक्टर साहब ने चोटों की गंभीरता को देखते हुए पीजीआई सेक्टर 32 चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। जो यह मामला जमीन में से मिट्टी उठाने के पैसों के बंटवारे को लेकर हुआ था और जिसकी जांच अभी जारी है। यूपी के कानपुर में मामूली से बाइक की टक्कर के बाद विवाद हुआ और उसके बाद 2 लोगों की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। रोड रेज में डबल मर्डर का यह मामला कानपुर के यशोदा नगर बाईपास के पास का है, जहां बाइक की टक्कर हुई एक दूसरी बाइक से, जिस पर 3 लोग सवार थे और उन लोगों ने पिता पुत्र जो एक बाइक पर थे उन पर हमला कर दिया। इस घटना में 3 आरोपियों ने पिता और उनके 2 पुत्रों पर हमला किया। इस वारदात में चाकू लगने से बुरी तरह से घायल पिता और उनके एक बेटे की मौत हो गई, जबकि एक और बेटा बुरी तरह से जख्मी है। दोनों को सीने, पेट, चेहरे पर वार करके मारा गया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया और अब जांच की जा रही है। भैया दुकान से घर जा रहे थे, रास्ते में सामने से किसी बाइक टक्कर मारी। उनसे हमने थोड़ा सा बोला भैया धीमे चला करो, तो लोग नहीं माने, कह रहे हैं साइड में आओ, बताते हैं धीमे चला जाता है। वो लोग ले गए, हेलमेट से हमला किया। वो लोग 3 लोग थे, एक को हमने पकड़ भी लिया था। पापा को किस चीज से मारा, भाई को किस चीज से मारा, वो लोग खत्म हो गए हैं। हमें भी मारा है, लेकिन हमारे यहाँ पे लगी है। हमारे भी अगर यहाँ लग जाती तो, और हम वहाँ मत लोग ले गए, दोनों जिंदा थे, भाई भी। हाँ, नो आइडिया कोई कुछ। आप लोग कैसे जा रहे थे? वो लोग हम लोग बाइक से थे, वो भी बाइक से थे। क्या हुआ? मतलब वृंदावन के सामने पेट्रोल पंप है, वहाँ पे क्रॉस होने के लिए क्रॉस होते हैं, तो हम लोग क्रॉस हो रहे थे, तो उधर से बाइक वाला आया। अपाचे गाड़ी थी, 3 लड़के थे उसमें, तीनों ने पी रखी हो ना पी रखी मुझे कोनो आइडिया। उसके बाद हमें ले गए उधर, कह रहे साइड में आओ, बताते हैं कैसे करते हैं। वहाँ ठेका भी है साइड में, तो आई थिंक बोतल से ही उन्होंने हमला किया, क्योंकि चाकू लेके कौन ही घूमेगा। हो भी सकता है चाकू मिल गई है उनको। इस डबल मर्डर की वारदात में शामिल शिवा वर्मा नाम के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। शिव नारायण त्रिवेदी, सत्यम त्रिवेदी और शिवम त्रिवेदी ये बाइक से जा रहे थे। ये मार्बल की शॉप में काम करते हैं, कनक मार्बल में शॉप काम करते हैं। ये वापस जा रहे थे, 3 लड़कों से इनकी बाइक की टक्कर होती है और वो 3 लड़के
शिवा वर्मा, उत्सव अवस्थी और करण वर्मा के साथ टक्कर होती है। इसमें से एक शिवा वर्मा को पकड़ा जा चुका है। ये अकबरपुर कानपुर देहात का रहने वाला है। उत्सव अवस्थी ये करीब 19 साल का लड़का है और करण वर्मा ये भी नौबस्ता का रहने वाला करीब 24 साल का लड़का है। करण वर्मा और उत्सव अवस्थी दोनों फरार हैं। अभी शिवा वर्मा को पकड़ा जा चुका है। अभी पूछताछ की जा रही है क्योंकि टक्कर हुई थी और गाड़ियों की टक्कर होने पे पहले दोनों ने गाड़ियां खड़ी की, फिर मारपीट हुई है और मारपीट में ये जो लड़का करण वर्मा है इसके पास चाकू था, इसने चाकू से वार करा है। इन्होंने हेलमेट और चाकू से वार किया है, जिसमें शिव नारायण त्रिवेदी और इनका बेटा जो शिवम है इनको गंभीर चोटें आई हैं और इनको हॉस्पिटल लाते ही इनकी डेथ हो गई। और अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां एक पार्टी के दौरान फायरिंग में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। ये मामला दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 38 में जैन कॉलोनी का है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 21 साल के राजेश के पेट में गोली लगी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गलती से एक दोस्त की पिस्टल से गोली चल गई जो वहां मौजूद राजेश के पेट में लगी। फायरिंग के बाद राजेश के साथी मौके से फरार हो गए। घायल युवक को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोलीबारी एक घर में चल रही पार्टी के दौरान हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहां मौजूद सीसीटीवी की जांच की जा रही है ताकि फायरिंग करने वाले युवक की पहचान की जा सके। पड़ोसियों के मुताबिक गोली चलने की खबर के बाद वो लोग वहां पहुंचे तो पता चला कि एक युवक के पेट में गोली लगी है। मैं तो जब आया तब मतलब ये वारदात कुछ हो चुकी थी। मैं 7 बजे के आसपास आया था, जब तक वो पुलिस वाले भी आए हुए थे और मतलब 10-15 मिनट बाद ही मैंने मतलब ऐसे मैसेज थोड़ा जानना चाहा भी क्या हुआ, तो बस यही पता लगा अभी कोई फायरिंग हुई है, किसी को गोली लगी है और किसको लगी है ये मतलब कोई सुनने में आया भी कोई लड़का है मतलब उसी को लगी है और इसके अलावा मतलब मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालत का बस यही पता लगा अभी घायल है, कोई पेट में गोली लगी है ना। उसके कौन कौन रहते थे यहाँ? तो जो फैमिली है मतलब फादर एक लड़का है, मतलब वो जो बाप बेटी है मतलब जो रहते हैं यहाँ वही है। कितने समय से रह रहे हैं? टाइम तो इनको हो गया सर, मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए सर रहते। अब बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां पुलिस ने 2 ऐसे बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया जो महिलाओं को निशाना बनाकर उनसे लूटपाट करते थे। पिछले 1 हफ्ते से दोनों बदमाश अलीगढ़ में एक्टिव थे और सुबह खेत में कामकाज के लिए जा रही महिलाओं से तमंचे के दम पर लूटपाट कर लिया करते थे। पुलिस कई दिनों से इनको तलाश कर रही थी। सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। पुलिस ने कई टीमें बनाकर स्पेशल ऑपरेशन चलाया। रविवार दोपहर को इन बदमाशों ने एक और लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने इनका पीछा शुरू किया। दोनों बदमाश एक आम बगीचे में छिप गए। जब पुलिस ने घेरा डाला तो बदमाशों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए और अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इनमें से एक बदमाश की पहचान रजा मोहम्मद के तौर पर हुई, तो वहीं हापुड़ के रहने वाले 50,000 के रजा मोहम्मद पर 40 से ज्यादा लूट के मुकदमे दर्ज थे। वहीं दूसरे बदमाश का नाम मुबीन है, इस पर भी 50,000 का इनाम है। ये बुलंदशहर का रहने वाला था। मुबीन पर 27 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 18 लूट के। जयपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां लोहा मंडी के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति पुष्पेंद्र सिंह और वंदना कंवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार आता है और सड़क पर सामने से आ रही तेज रफ्तार कार को देखकर ब्रेक लगाता है। तब तक कार बाइक को हिट कर चुकी होती है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद बाइक सवार कई फुट तक हवा में उछल जाता है। तो जोरदार टक्कर के बाद बाइक सड़क पर घसीटते हुए कई फीट तक आगे चली जाती है। यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से हाहाकार मचा है। राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर, बांदा, बरेली, मेरठ, अलीगढ़, चंदौली समेत 26 से ज्यादा शहर और ग्रामीण इलाकों में बिजली संकट इस वक्त भयंकर है। हालात ऐसे हैं कि पावर कट और लो वोल्टेज से बार बार ट्रिपिंग हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं और अब लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा है। वहीं यूपी में बिजली कटौती के संकट से निपटने के लिए सीएम योगी
अब खुद मोर्चा संभाले हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के अफसरों और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने निर्देश भी दिए कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई की जाए। साथ ही लोगों की शिकायतों का भी तुरंत समाधान किया जाए। सीएम योगी के आदेश के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मैदान में उतरे। उन्होंने लखनऊ में 1912 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। साथ ही शिकायत करने वाले लोगों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं को जल्द निपटाने का भरोसा भी दिया। जी, क्या आपकी शिकायत थी भैया बिजली से संबंधित? ठीक है, ठीक है। और लोड नहीं ले रहा था, 11:30 हो जाता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसका लोड बढ़ा दिया जाए, समय नहीं उठा रहे हैं। फोन नहीं उठा रहे? अच्छा। पूरा मोहल्ला से परेशान है। आपने कब किया शिकायत? हमने शिकायत और लोगों ने पहले किया था, हमने भी कल शिकायत किया है। ठीक है, ठीक है। पहले कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट की हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। बकरीद और बड़ा मंगल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव मुख्य रूप से मौजूद रहे। इनके अलावा डीजीपी राजीव कृष्ण, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और जिलों के डीएम, कमिश्नर, एसपी और आईजी बैठक में जुड़े। बैठक में सीएम योगी ने मौजूदा कानून व्यवस्था की समीक्षा की और साथ ही आने वाले त्योहारों को लेकर निर्देश भी दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर पुलिस अफसरों और जीएम को आदेश दिया कि बकरीद के दिन किसी भी हालत में खुले में नमाज ना हो, नमाज मस्जिद परिसर में ही पढ़ी जाए। खुले में किसी तरह की कुर्बानी नहीं हो, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं हो। वहीं बकरीद का त्योहार पुरानी परंपरा से ही मनाया जाए। इसके साथ ही सीएम ने साफ सफाई को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। कुर्बानी के बाद गंदगी वेस्ट जो है वो इधर उधर न फेंका जाए। साथ ही हुड़दंगियों पर खास नजर रखी जाए। ईदगाहों पर पुलिस फोर्स तैनात की जाए। भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ आज ट्विशा की मौत के मामले की सुनवाई करेगी। वहीं ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला की अग्रिम जमानत को लेकर भी आज सुनवाई है। इधर रविवार को ट्विशा की बॉडी का भोपाल एम्स में दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की टीम ने दोबारा से पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद ट्विशा का अंतिम संस्कार भोपाल में कर दिया गया है। और इसी बीच सास गिरिबाला सिंह के घर रविवार शाम पुलिस टीम पहुंची। एम्स डॉक्टर्स की टीम भी साथ में मौजूद थी। पुलिस ने आत्महत्या वाली जगह का निरीक्षण भी किया। पुलिस और डॉक्टर्स की टीम ने स्पॉट वेरिफिकेशन किया। तो वहीं आज ट्विशा के पति समर्थ के रिमांड का तीसरा दिन है, जहां उससे लगातार ट्विशा की मौत से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। जब भी वो हमारे साथ रहती थी तो रात में गुड नाइट बोलने आना, उसका माथे पे मेरे को किस करके जाना, मम्मी को किस करके जाना, अब पता नहीं कैसे रह पाएंगे। अपनी लाडली बेटी ट्विशा की एक एक बात याद कर रोते पिता और बेसुध पड़ी मां की जिंदगी में अब ट्विशा की यादें और न्याय की उम्मीदें ही बची। जब भी वो हमारे साथ रहती थी तो रात में गुड नाइट बोलने आना, उसका माथे पे मेरे को किस करके जाना, मम्मी को किस करके जाना, अब पता नहीं कैसे रह पाएंगे। मीडिया कर्मियों का, सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसको न्याय मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो संज्ञान दिया है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी को उम्मीद बड़ी हुई। मौत के 12 दिन बाद ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार भोपाल में हो गया। ट्विशा तो चली गई, लेकिन न्याय की दहलीज पर खड़ी एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा मौत मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वीएस पंचोली भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई प्रोफाइल केस का टाइटल संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत विसंगतियों के आरोप दिया है। स्वयं माननीय सीजीआई ने इसका संज्ञान लिया, उनका कोटि कोटि धन्यवाद।
और उनके जो टाइटल केस का दिया है उससे भी ये मतलब चौंकाने वाला है और संस्थागत पक्षपात कहा है और जांच में इरेगुलेटरी। जी ये एक बहुत बड़ा नजीर बन के आएगा और लोगों को न्याय पर भरोसा मिलेगा। दो चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, एक इंस्टीट्यूशनल बायसनेस, जो भी इंस्टीट्यूशंस इस पूरे केस में शामिल थे, और प्रोसीजरल लैप्सेस, जो कमियां रह गई हैं प्रोसेस में, जिसको फॉलो करना मैंडेटरी था और नहीं करा है, इन सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। ट्विशा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब उसे हासिल करने हैं। कोर्ट ये जानना चाहेगा कि 12 मई की शाम 6 बजे से 8 बजे तक ट्विशा के साथ क्या क्या हुआ था। ट्विशा ने अपनी जिंदगी के आखिरी घंटों में किस किस से बात की। अगर ट्विशा का मर्डर हुआ तो इसकी वजह घरेलू कलह थी या कुछ और। अगर मर्डर हुआ है तो मोटिव और हत्यारा कौन है। ट्विशा की हत्या हुई तो इसमें गिरिबाला सिंह और समर्थ का क्या रोल है। क्या ट्विशा को उसके पति समर्थ ने ही फांसी की फंदे से लटकाया। क्या समर्थ ने ही सबूत मिटाने के लिए ट्विशा के मैसेज डिलीट किए। 12 मई की रात करीब 8 बजे ट्विशा शर्मा की बॉडी उसकी ससुराल की छत पर मिली थी, जिसके बाद से पिछले 13 दिनों में ट्विशा शर्मा के पति और उसकी सास गिरिबाला सिंह पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लग रहा है। रविवार को ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम करीब 4 घंटे तक चला। ट्विशा के पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई है, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम में ट्विशा के परिजनों ने कई स्तरों पर लापरवाही और धांधली का आरोप लगाया था। ट्विशा की जब अर्थी सजी तो उनकी मां अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मेरे पीछे चल रहा ये शव उस 31 साल की मासूम ट्विशा का है, जो असमय ही काल के गाल में समा गई। और इस शव को उसकी अंतिम यात्रा में जो अंतिम मुखाग्नि है वो भाई हर्षित ने दी है। तकरीबन 12 दिनों तक ये शव एम्स की मोर्चरी में रखा रहा सेकेंड पोस्टमार्टम के इंतजार के लिए, जिसके लिए इनके परिजनों ने बेहद मेहनत की ताकि उनकी बच्ची को न्याय मिल सके। ट्विशा के पोस्टमार्टम के बाद एम्स के डॉक्टरों की टीम भोपाल पुलिस के साथ गिरिबाला सिंह के घर भी गई थी। एम्स की टीम ने उस जगह को भी देखा जहां ट्विशा की डेड बॉडी लटकी हुई पाई गई थी। ट्विशा के पति समर्थ सिंह 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में है। आज समर्थ की रिमांड का 3रा दिन है। उससे एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन समर्थ एसआईटी के पूछे सवालों का सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। 12 मई को शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच क्या हुआ था, एसआईटी के सामने समर्थ ने पूरी टाइमलाइन बताई है। समर्थ के मुताबिक 12 मई की शाम करीब 6 बजे ट्विशा शर्मा पार्लर से घर वापस लौटी। 6:30 बजे से 7:30 बजे तक ट्विशा और समर्थ ने घर के सामने मौजूद पार्क में वॉक भी किया। वॉक के बाद दोनों घर लौटे और साथ में खाना खाया। समर्थ के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे कमरे में जाकर वो टीवी देखने लगा। समर्थ का कहना है कि इस दौरान सब कुछ सामान्य था। रात करीब 9 बजे के आसपास ट्विशा नीचे वाले कमरे में चली गई। समर्थ का दावा है कि उस समय ट्विशा अपने माता पिता से फोन पर बात कर रही थी। समर्थ ने एसआईटी को यह भी बताया कि वो थकान की वजह से कमरे में ही सो गया। समर्थ के मुताबिक थोड़ी देर बाद उसकी मां गिरिबाला सिंह का फोन आया और उन्होंने बताया कि ट्विशा दिखाई नहीं दे रही है और कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। इसी के बाद ट्विशा की मां का फोन आया, जिन्होंने कहा कि ट्विशा परेशान लग रही थी और रो रही थी, इसलिए जाकर उसे देख ले। जब गिरिबाला सिंह छत पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि ट्विशा एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक बेल्ट से फांसी पर लटकी हुई थी। एसआईटी उसके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। समर्थ सिंह कई सवालों से बचने की भी कोशिश कर रहा है, तो इधर पुलिस ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से पूछताछ की तैयारी में है। गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर भी आज ही फैसला होना है। उनकी अग्रिम जमानत के खिलाफ ट्विशा का परिवार और मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कहा जा रहा है कि अगर गिरिबाला जमानत पर बाहर रही तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। ट्विशा के साथ रिटायर्ड जज हैं और पति जाने माने वकील, फैमिली रसूखदार है। ऐसे में परिजनों को निष्पक्ष जांच न होने का डर है। दरअसल ट्विशा के परिवार ने सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की 46 फोन कॉल्स की डिटेल जारी की है। उधर गिरिबाला सिंह के वकील का कहना है कि समर्थ और उसका परिवार पुलिस को पूरी जांच में सपोर्ट कर रहा है। देखिए 46 नंबर तो सिर्फ एक छोटे से पीरियड में, क्यों अगर वो अपराधी नहीं थे तो उनको कॉन्डोलेंस देनी थी, तो जो कॉन्डोलेंस के सबसे बड़े हकदार थे वो हम लोग थे।
अगर उन्होंने इनके रिलेटिव्स ने इनको कॉन्डोलेंस दिया तो हम भी इनके रिलेटिव थे, हमें किसी ने क्यों कॉन्डोलेंस नहीं दिया। देखिए इंस्टीट्यूट जिसमें बड़े जुडिशियल पोस्ट पे रिटायर्ड पोस्ट जो इस जुडिशरी में बैठे रिटायर्ड लोग हैं वो थे। इसमें वर्तमान में पदस्थ लोकायुक्त का भी इसमें नाम आया, जिनको काफ़ी बार 20 बार शायद कॉल किया गया या 25 बार कॉल किया गया। इसमें भोपाल जबलपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार का भी नाम आया, जिनको 40 बार कॉल किया गया है अलग से। वो 15 या 16 तारीख की बात है ये। और इसमें बहुत सारे रिटायर्ड जज, पुलिस पर्सनल, लोकायुक्त के आईजी वगैरह, इन सबको कॉल उसमें उस लिस्ट के अंदर मेंशन है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जो लिस्ट रिवील हुई है उसके अंदर ये सारे नाम पाए गए हैं। ये आरोप तो निराधार है, बेबुनियाद है। कोई भी होगा, एक आम आदमी भी है तो वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा कि दहेज नहीं मिले तो वो अपने पूरा परिवार को आज उनकी जो समस्या है, जो चीज़ें उनके करियर की है, समर्थ की हो, मैडम की हो, ऐसी बेवकूफ़ी हरकत तो कोई नहीं करेगा। एंड जहाँ तक मैडम का है कि मैडम ने इन्फ्लुएंस किया है या वो कर रही है, देखिए आप भोपाल में किसी से भी पूछेंगे, जहाँ वो जब पोस्टेड थी एज ए डीजे एंड वहीं समर्थ भी प्रैक्टिस कर रहा था। ही इज़ नॉट टाइप ऑफ पर्सन जो जाके ये बोले कि नहीं मेरी मदर यहाँ की डीजे हैं इस तरह से, तो वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। ट्विशा मौत मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद परिवार को न्याय की आस जगी है, तो भोपाल पुलिस से लेकर सीबीआई तक जांच पर ट्विशा की फैमिली की उम्मीदें बंधी हैं। भोपाल में हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि यूपी में ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में दीपिका नागर की संदिग्ध मौत और दहेज हत्या के आरोपों का मामला सामने आया। अब जयपुर में अनु मीणा की मौत ने एक बार फिर से वैवाहिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के मामलों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। ट्विशा और दीपिका की मौत के बाद जयपुर में मानसरोवर की अनु मीणा की मौत का मामला सुर्खियों में है। अनु मीणा की मौत को पहले सुसाइड माना गया था, लेकिन अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्डिंग्स ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। सीसीटीवी फुटेज में जेन अधिकारी गौतम मीणा अपने बच्चे के सामने ही अनु के साथ मारपीट करता और घर में तोड़फोड़ करता दिखाई दे रहा है। मृतका अनु के परिजनों ने पीडब्ल्यूडी में कार्यरत जेन पति पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और अवैध संबंधों के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अनु के परिवार का दावा है कि उसका पति का जो व्यवहार है लंबे वक्त से बहुत खराब था, क्रूर था। इस सीसीटीवी वीडियो से ये बात सामने आ रही है। परिवार के मुताबिक अनु मीणा ने कई बार अपनी जान को खतरा बताया था परिवार से। मामले में बच्चों के बयान और ऑनलाइन पैसों के लेन देन के स्क्रीनशॉट्स भी पुलिस को सौंपे गए हैं। फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। और